ये कहानी है क्रिस नाम के एक लड़के की, जिसकी लाइफ एक कार एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। इस एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लगती है, जिसकी वजह से वो चीजों को जल्दी जल्दी भूलने लगता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग उस बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर क्रिस काम किया करता था। उन लोगों को लग रहा था कि वो क्रिस की इस कंडीशन की वजह से उसे इजीली मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि जिस लड़के को वो कमजोर समझ रहे हैं वही आगे चलकर उन सब पर भारी पड़ने वाला है। तो कहानी की शुरुआत क्रिस को दिखाते हुए होती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और साथ ही वो अपनी कॉलेज की आइस हॉकी टीम का कैप्टन भी था, जिसकी वजह से वो अपने कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस होता है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली और उसके दोस्तों के साथ रात के समय लॉन्ग ड्राइव पर जाता है और रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कार की हेडलाइट को बंद करके ड्राइविंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसे हेडलाइट ऑन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस लाइट्स को ऑन करता है, उसके बिल्कुल ठीक सामने एक कंबाइन मशीन खड़ी हुई थी और क्रिस को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और यहाँ पर उनका बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में क्रिस बच तो जाता है, लेकिन उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। यानी वो बात करते करते बात को भूलने लगता है, जिसकी वजह से उसे हर बात को अपनी नोटबुक में नोट करना पड़ता है और साथ में हर चीज का रिमाइंडर भी लगा कर रखना पड़ता है। और क्रिस की गर्लफ्रेंड कैली भी इस एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो देती है और इससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि उसके दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कैली इस सब का जिम्मेदार क्रिस को मानती थी, इसलिए उसने क्रिस से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके बाद 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है और क्रिस अब रात के समय एक बैंक में सफाई का काम करता है, क्योंकि उसके भूलने की बीमारी की वजह से उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई थी और वो अभी भी अपनी लाइफ को नोट्स और रिमाइंडर के सहारे ही चला रहा था। खैर, एक दिन वो बैंक मैनेजर से कहता है कि अब उसे बैंक के काम की काफी समझ हो चुकी है और वो अब कैश काउंटर हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैनेजर उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि उसकी कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं है और बैंक उसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। और इसके बाद मैनेजर उसे सफाई का सारा काम बताकर वहाँ से चला जाता है। अब मैनेजर के जाने के बाद पुलिस ऑफिसर टेड बैंक में आता है। असल में वो हर रात रूटीन चेकिंग के लिए बैंक में आया करता था और साथ में ही वो क्रिस के लिए खाना भी लाता था और आज भी वो क्रिस को खाना देता है और थोड़ी देर बात करके वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस की जिंदगी में बहुत ही कम लोग बचे थे जो उसे समझते थे और उसे अपना मानते थे और टेड उन्हीं चंद लोगों में से एक था। खैर, अब बैंक में सफाई का काम खत्म करके क्रिस एक बार में जाता है और वहाँ पर एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की क्रिस की हालत देखकर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, जिसकी वजह से क्रिस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी समय वो अपने कॉलेज का हीरो हुआ करता था और लड़कियां उससे बात करने के लिए मरा करती थी। खैर, तभी क्रिस के पास गैरी नाम का एक आदमी आता है। वो क्रिस से कहता है कि मैं कॉलेज में तुम्हारा सीनियर हुआ करता था और मैंने तुम्हारी बहन को कुछ टाइम डेट भी किया था। लेकिन क्रिस को गैरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और जब गैरी को क्रिस के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और इसके बाद क्रिस और गैरी साथ में ड्रिंक्स करते हैं और उन दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद क्रिस अपने रूम पर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपने इकलौते फ्रेंड लुइस के साथ रहता है। लुइस एक ब्लाइंड आदमी होता है, लेकिन उसकी समझ और इंट्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो बिना देखे ही अपने आसपास के माहौल को समझ लेता था। खैर, अब थैंक्स गिविंग के दिन क्रिस लुइस को साथ लेकर अपने घर पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस की फैमिली बहुत अमीर होती है। उसके सभी भाई बहन बड़े बड़े बिजनेस को संभालते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड क्रिस के लिए काफी कोल्ड और डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जैसे वो उसे अपना मानते ही ना हो। उनके लिए क्रिस एक फेलियर बन चुका था, क्योंकि वो उनकी तरह सक्सेसफुल नहीं बन पाया था और लुइस इस बात को नोटिस कर लेता है और क्रिस के घर से लौटते वक्त लुइस उससे कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम इन लोगों में आते जाते रहोगे तुम कभी अपना कॉन्फिडेंस वापस नहीं पा पाओगे। और क्रिस भी इस बात को समझ जाता है कि लुइस क्या कहना चाहता है। खैर, अब क्रिस की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। हर रात बैंक में जाना, वहाँ ऑफिसर टेड का आना और उसके लिए खाना लाना, फिर काम खत्म करके बार में जाकर ड्रिंक करना, ये सब उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। बार में हर रोज उसकी मुलाकात गैरी से हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर एक दिन बार में गैरी की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड लवली क्रिस को अप्रोच करती है और थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों गैरी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर क्रिस और लवली इंटीमेट हो जाते हैं।
इसके बाद क्रिस अपने रूम पर वापस आ जाता है और वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि फाइनली उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जो उसे इस हालत में भी पसंद करती है। और वो खुशी खुशी में लुइस को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर लुइस को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी लड़की एक ही मुलाकात में किसी लड़के के इतना क्लोज कैसे आ सकती है, और वो भी ऐसे लड़के के जिसे अपनी लाइफ की बेसिक चीजें भी याद नहीं रहती। लेकिन वो क्रिस का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन गैरी क्रिस को अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी में इनवाइट करता है, जहां वो क्रिस को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाता है। और सरप्राइजिंगली गैरी के बाकी दोस्त भी क्रिस को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस को बहुत अपनापन फील होता है। लेकिन जब अगली सुबह क्रिस जागता है तो वो गैरी और उसके दोस्तों को एक बैंक को लूटने की प्लानिंग करते हुए सुनता है, और फिर वो उनके पास जाकर सीधा पूछ लेता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। जिस पर गैरी भी बिना बात को घुमाए उसे बता देता है कि जिस बैंक में तुम काम करते हो कुछ दिनों में उस बैंक में किसानों का बहुत पैसा आने वाला है, जिसे हम लूटने वाले हैं। जिसे सुनकर क्रिस पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन गैरी उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ी पावर है। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी पाओगे। जिस पर क्रिस कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, मुझे बैंक लूटने की कोई जरूरत नहीं है। और गैरी उसकी बात को काटते हुए कहता है कि पैसा तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम्हारे फादर के पास है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ने पर वो तुम्हें पैसे देंगे। और फिर वो क्रिस को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम अभी अपने पिता को फोन करो और उनसे सिर्फ $1000 मांगो, देखते हैं कि वो तुम्हें पैसे देंगे या फिर नहीं। लेकिन क्रिस गैरी की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। और हम विंडो के जरिए गैरी और लवली को एक साथ देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। असल में गैरी और उसके साथी काफी समय से इस बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लगातार क्रिस पर नजर रखे हुए थे। और जैसे ही उन्हें क्रिस की मेंटल कंडीशन के बारे में पता चला तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया, जिसके तहत गैरी ने क्रिस के साथ दोस्ती करने का ड्रामा किया। यानी हकीकत में वो ना तो क्रिस का सीनियर था और ना ही उसे अपना दोस्त मानता था। और लवली भी इसी प्लान का हिस्सा थी, यानी वो भी गैरी के कहने पर ही क्रिस के साथ थी, ताकि वो उसका विश्वास जीत सकें और उसे मैनिपुलेट करके बैंक लूटने का कोई रास्ता निकाल सकें। खैर इसके बाद क्रिस अपने रूम पर वापस आ जाता है और उसके दिमाग में लगातार गैरी की बातें घूम रही थी, इसलिए वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपने पिता को फोन करके उनसे $1000 मांगता है। लेकिन उसका पिता उससे पूछता है कि उसे अचानक से पैसों की क्या जरूरत है, जिस पर क्रिस कहता है कि वो ये सब बाद में बताएगा, पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप मुझे $1000 देंगे। अब उसके पिता को क्रिस की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे कहता है कि पहले तुम घर आकर मुझे सारी सिचुएशन क्लियर करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन क्रिस उनकी इस बात को ना समझकर फोन काट देता है। इसके बाद वो गैरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं बैंक लूटने में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। जिस पर गैरी उससे कहता है कि तुम्हें बैंक के लॉकर रूम की एक फोटो हमें भेजनी होगी और जिस दिन बैंक में किसानों का पैसा आएगा तुम्हें हमें इसके बारे में बताना होगा और बाकी का काम हम खुद संभाल लेंगे। अब अगले दिन क्रिस बैंक में जाकर लॉकर रूम की फोटो उन्हें भेज देता है और फिर कुछ दिनों के बाद किसानों का पैसा बैंक में आ जाता है और क्रिस गैरी को फोन करके इसके बारे में बता देता है। लेकिन उसी दिन बैंक मैनेजर क्रिस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कैश काउंटर पर एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी हालत पहले से काफी ठीक है। जिसे सुनकर क्रिस को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो अंदर ही अंदर फैसला करता है कि वो गैरी का बैंक लूटने में साथ नहीं देगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मैनेजर के जाने के थोड़ी देर बाद ही गैरी अपने साथियों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है और क्रिस उससे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं इस रोबरी का हिस्सा नहीं हूँ। जिसे सुनते ही गैरी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पेट में एक जोर से मुक्का मार देता है। खैर इसके बाद गैरी और उसके साथी फायर कटर से लॉकर रूम को काटने लगते हैं। तभी यहाँ पर रोज की तरह ऑफिसर टेड आ जाता है और गैरी क्रिस को उसे संभालने के लिए कहता है। वो क्रिस को धमकी देते हुए कहता है कि अगर ऑफिसर टेड बैंक के अंदर आया तो वो उन दोनों को गोली मार देगा, जिसकी वजह से क्रिस मजबूरी में टेड से बैंक के गेट पर ही खड़े होकर बात करने लगता है। और वो गुस्से में टेड से कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं जो तुम हर रोज चेकिंग के लिए यहाँ पर आ जाते हो। जिस पर टेड उससे कहता है कि मैं यहाँ पर चेकिंग के लिए नहीं बल्कि तुम्हें देखने के लिए आता हूँ कि तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। जिसे सुनकर क्रिस पूरी तरह से हिल जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत था। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट के बाद सबने उससे दूरियां बना ली हैं, जबकि हकीकत ये थी कि वो खुद ही अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से अपने लोगों से दूर हो गया था, जबकि वो लोग तो आज भी उससे उतना ही प्यार करते थे। खैर इसके बाद ऑफिसर टेड मायूस होकर यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ गैरी के साथी लॉकर रूम का दरवाजा काट देते हैं। लेकिन इस रूम में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे,
इसलिए वो लोग जानबूझकर क्रिस को अंदर भेजते हैं ताकि कल को सारा इल्जाम उस पर आ जाए। और वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि कल तक तो क्रिस को कुछ भी याद नहीं रहने वाला कि ये सब किसने किया था, यानी पुलिस का उन लोगों तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, अब मजबूरी में क्रिस लॉकर रूम से सारे पैसे निकालकर उन्हें दे देता है और वो लोग सारे पैसे 2 बैग में भरकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से ऑफिसर टेड आ जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि क्रिस जरूर किसी मुसीबत में है, अदरवाइज वो कभी भी उससे इतना रूडली बात नहीं करने वाला था। और जब वो दोबारा बैंक में पहुंचता है तो वो बैंक में गैरी और उसके साथियों को देख लेता है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है और इसी फायरिंग में गैरी के 2 साथी मारे जाते हैं और गैरी को भी गोली लग जाती है। लेकिन तभी गैरी का बचा हुआ साथी ऑफिसर टेड को गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस मारामारी के बीच क्रिस चुपके से बैंक के पिछले गेट से निकलकर उस गाड़ी को लेकर भाग जाता है जिसमें पैसों से भरे हुए बैग रखे थे। इसके बाद वो सबसे पहले अपने रूम पर जाता है, लेकिन उसके रूम की लाइट पहले से ही ऑन थी, जिसकी वजह से उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए वो लुइस को फोन करता है और लुइस बातों बातों में उसे बता देता है कि गैरी और उसका साथी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए क्रिस अपने रूम में नहीं जाता और फिर सीधा अपने पेरेंट्स के घर पर चला जाता है। लेकिन उस वक्त उसके पेरेंट्स सो रहे थे, इसलिए वो चुपके से एक शॉटगन उठाता है और एक पैसों वाले बैग में रख लेता है और उस बैग पर एक काला धागा बांध देता है ताकि इस धागे को देखकर उसे ये शॉटगन याद आ जाए। और फिर वो उन दोनों बैग को एक सुनसान एरिया में जाकर दफना देता है और उस जगह का एड्रेस अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो इन बैग्स को छुपाकर भूल ही ना जाए। इसके बाद क्रिस गैरी को फोन करता है और उसको कहता है कि सारा पैसा मेरे पास है और अगर उसने लुइस को कुछ भी किया तो वो बिना सोचे समझे इन पैसों को आग लगा देगा। ये सुनते ही गैरी थोड़ा घबरा जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लुइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कहता है कि तुम बस पैसे लेकर आओ और लुइस को यहाँ से ले जाओ। लेकिन क्रिस इस बार उसकी बात मानने से सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने पैसे कहीं पर छुपा दिए हैं और मैं पहले लुइस को ले जाऊंगा और उसके बाद ही तुम्हें पैसों की लोकेशन बताऊंगा। और मजबूरी में गैरी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद क्रिस गैरी की बताई हुई लोकेशन पर लुइस को लेने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही गैरी का साथी उस पर हमला कर देता है और उससे पैसों की लोकेशन पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्रिस को खुद भी याद नहीं होता कि उसने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। तभी गैरी को याद आता है कि क्रिस चीजों को याद रखने के लिए उन्हें एक नोटबुक में लिखता है और वो तुरंत क्रिस की पॉकेट से उस नोटबुक को निकालता है और उसमें से पैसों की लोकेशन देख लेता है। अब सिचुएशन पूरी तरह से गैरी के कंट्रोल में आ जाती है और वो अपने साथी के साथ क्रिस और लुइस को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर क्रिस ने पैसे छुपाए हुए थे। इसके बाद गैरी का साथी उसे गन पॉइंट पर लेकर खुदाई करके पैसों वाला बैग निकालने के लिए कहता है और क्रिस खुदाई करके एक बैग उसे दे देता है। लेकिन तभी क्रिस का ध्यान काले धागे पर पड़ जाता है, जिसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि उसने इस बैग में शॉटगन छुपा रखी है। और जब गैरी का साथी दूसरा बैग लेने के लिए उसके पास आता है तो क्रिस शॉटगन से उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद क्रिस गैरी को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से गैरी की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और क्रिस उसे मरने के लिए उस सुनसान एरिया में छोड़कर पैसे और लुइस को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद लुइस और क्रिस बैंक जाकर सारे पैसे लौटा देते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं और इस इंसिडेंट के बाद क्रिस बैंक की नौकरी छोड़ देता है और मूवी के अंत में क्रिस और लुइस मिलकर अपना एक रेस्टोरेंट कर लेते हैं और क्रिस का फादर भी उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।